नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय उदारवादी विचारकों में गोखले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे गांव में हुआ था। गोखले के जीवन के प्रारंभिक 10 वर्ष गांव में ही बीते। जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई गोविंद पर आ पड़ी, जिनको 15 रुपये प्रति महीना वेतन मिलता था। इसमें से 8 रुपये वे गोपाल कृष्ण गोखले के पास कोल्हापुर भेज देते थे और बाकी से अपना खर्च चलाते थे। गोखले का बाल्यकाल बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। गोखले का नाम सार्वजनिक जीवन में प्रमुखता से लिया जाता है। कुछ बिंदुओं के अंतर्गत उनके सार्वजनिक जीवन की चर्चा करेंगे। पहला, शिक्षक एवं संपादक। गोखले ने 1886 में 19 वर्ष की आयु में न्यू इंग्लिश स्कूल पूना में 35 रुपये महीने वेतन पर अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। बाद में यह कॉलेज में परिवर्तित हुआ, तब भी उन्होंने वहाँ पर अध्यापन जारी रखा। इसी दौरान वे महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आए। 14 वर्ष तक उनके सानिध्य में रहकर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वे सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका के संपादक और सार्वजनिक सभा के मंत्री बने। रानाडे ने जब सार्वजनिक सभा से अलग दक्कन सभा की स्थापना की तो गोखले इसके मंत्री बने। दूसरा बिंदु है गोखले का कांग्रेस में प्रवेश। सन 1879 में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया। 25 वर्ष की आयु में बम्बई प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री बने। 29 वर्ष की आयु में पूना में कांग्रेस अधिवेशन के मंत्री बने। 1904 में कांग्रेस के मंत्री और 1905 में उन्हें बनारस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा बिंदु, एक विद्वान के रूप में। गोखले ने 17 वर्ष एक विधायक के रूप में व्यतीत किए। सन 1899 में वे बम्बई विधान परिषद के सदस्य बनने से पूर्व पूना नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे। देवगिरीकर के अनुसार गोखले एक उत्कृष्ट विधायक थे। उनमें 3 असाधारण गुण थे: सूक्ष्म परीक्षण, जोरदार अभिव्यक्ति और आडंबर रहित शिष्टाचार। और एक बिंदु है उदारवादी के रूप में। गोखले उदारवादी थे। उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा, नागरिक स्वतंत्रताओं, विधि के शासन, सीमित सरकार आदि में पूर्ण विश्वास था। अब हम चर्चा करते हैं गोखले के राजनीतिक विचारों की। गोखले के विचार किसी एक पुस्तक में संकलित नहीं किए गए। उनके विचारों का अध्ययन उनके द्वारा सार्वजनिक सभाओं, विधान परिषद में दिए गए भाषण, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में प्रकट किए गए विचार, भारत सेवक समाज के उद्देश्यों एवं भारतीय संविधान एवं प्रशासनिक सुधारों के संबंध में तैयार किए गए राजनीतिक वसीयतनामे से किया जा सकता है। पहला बिंदु है ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान। गोखले अन्य उदारवादियों की तरह ब्रिटिश सभ्यता, ब्रिटिश संस्कृति, भाषा और ब्रिटिश संस्थाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखकर भारत का उद्धार और विकास किया जा सकता है। ब्रिटेन के साथ संबंध ऊंचे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे। वे कहते हैं
कि भारत की राजनीतिक एकता, शासन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, स्थानीय संस्थाएं आदि सभी ब्रिटिश शासन की अमूल्य देन है। ब्रिटिश शिक्षा, साहित्य और विचारधारा ने भारत में राष्ट्रीयता और प्रजातांत्रिक विचारों को जन्म दिया है। दूसरा बिंदु है नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का विरोध। गोखले ब्रिटिश नौकरशाही की अधिकारवादी भूमिका के घोर विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों के प्रोत्साहन और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे बहाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां ही व्यापक रूप से जिम्मेदार थी। तीसरा, भारतीय राष्ट्रवाद के में अटूट विश्वास। गोखले ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन का दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध नहीं करता था, अपितु वह उनके राजनीतिक यथार्थवाद का द्योतक था। ब्रिटिश शासन के समर्थक होते हुए भी वे भारतीय जनता के स्वाभाविक प्रवक्ता थे और वे ऐसी किसी भी स्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकते थे जिससे कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों को शासित जाति समझा जाए। चौथा बिंदु, स्वशासन भारतीय समस्याओं का एकमात्र समाधान। गोखले का कहना था कि ब्रिटिश नौकरशाही भारतीय समस्याओं को समझने में असमर्थ थी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं था जिसके भारतीयों की भांति स्थायी हित हो। प्रथम तो उनकी नियुक्ति थोड़े समय के लिए होती थी और वे पुनः इंग्लैंड लौट जाते थे और अपनी प्रशासनिक योग्यताओं और अनुभवों को भी साथ ले जाते थे। दूसरा, भारतीयों को प्रशासन और सेना के उच्च पदों से अलग रखा गया था। इससे युवकों में बेरोजगारी और असंतोष दोनों ही बढ़ रहे थे। तीसरा, ब्रिटिश नौकरशाही का सत्ता पर एकाधिकार होने से उसकी निरंकुशता और अहंकार में वृद्धि हुई थी और लोक कल्याण के कार्य पिछड़ रहे थे। पांचवा बिंदु है क्रमिक सुधारों में विश्वास। गोखले की मान्यता थी कि भारत के स्वराज की कामना की पूर्ति तात्कालिक उद्घोषणा द्वारा नहीं, अपितु क्रमिक सुधारों के द्वारा ही हो सकती थी। वे जनता की राजनीतिक जागृति तथा राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि को इन सुधारों की पूर्व शर्त मानते थे। छठा, संवैधानिक साधनों में विश्वास। गोखले हिंसा, क्रांति या राजनीतिक हत्याओं के माध्यम से सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे। उनके परिवर्तन के साधन संवैधानिक साधन थे जो शांतिमय थे। उनके साधन थे आग्रह करना, समाचार पत्र, प्लेटफॉर्म, अधिवेशन, प्रस्ताव, प्रार्थना, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, विचार विमर्श, सहानुभूति रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रयोग, रचनात्मक आलोचनाएं आदि। सातवां, स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। वे स्वदेशी की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और एक पवित्र विचार मानते थे। स्वदेशी एक आर्थिक शस्त्र मात्र नहीं है, अपितु उसमें जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति निहित थी। इससे भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा और उत्पादित वस्तुओं की खपत तत्काल हो सकेगी। बहिष्कार का विचार उनके मत में एक उग्र विचार था जो अपने आप में प्रतिशोध की भावना का संकेत देता था। आठवां,
व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता का समर्थन। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 में प्रस्तावित संशोधन के ऐसे प्रावधानों का जो जनता के अधिकारों को सीमित करते थे, इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कहीं भी जनता के अधिकारों पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि भारत में थी। 9वां है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीति में नैतिकता और उच्च आदर्शों को लेकर आए। वे मानते थे कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जबकि उसमें सक्रिय चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से संपन्न लोग हो। जब देशवासियों में चरित्र और क्षमताओं का विकास नहीं किया जाता, तब तक स्वराज की प्राप्ति न केवल असंभव है अपितु निरर्थक भी है। अंतिम है सांप्रदायिक सद्भावना में आस्था। सांप्रदायिक सौहार्द में गोखले की गहरी आस्था थी। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है जबकि भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों के लोग परस्पर एकता, सद्भाव और सहयोग की भावना से रहें। धन्यवाद।